वेलकम टू युवान लॉ इंस्टीट्यूट। आज हम युवान लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की ये फर्स्ट क्लास डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने BNSS और CRPC यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता की एक कंपैरेटिव टेबल की क्लास यूट्यूब चैनल पे अपलोड की है। वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। आज हम BNSS की ये क्लास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की ये क्लास डिस्कस कर रहे हैं। अल्टरनेटिव डेज पे आपको ये क्लासेस युवान लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहेंगी। युवान लॉ इंस्टीट्यूट की तरफ से RJS, ADJ, APO, JLO, NET JRF, PhD एंट्रेंस, LLM, LLB एंट्रेंस, CLET, CUET, UG, PG इन सब का प्रिपरेशन करवाते हैं। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, इसका एक्ट नंबर 46 है और 25 दिसंबर को ये डेट ऑफ एनेक्टमेंट है इसकी, 25 दिसंबर 2023 और 24 फरवरी 2024 डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन है और 1 जुलाई 2024 को ये एनफोर्समेंट में आ गया। तो ये हमें ध्यान रखना है, चाहे वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो जो IPC की जगह पे आई है, और चाहे वो BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो या भारतीय न्याय संहिता हो या भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो, तीनों की ही जो IPC के जगह पर जो भारतीय दंड संहिता या IPC की जगह पे जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी भी कंपैरिजन टेबल, और CRPC की जगह पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये इसकी भी कंपैरिजन टेबल, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो एविडेंस के स्थान पे आया है उसकी भी कंपैरिजन टेबल, तीनों की कंपैरिजन टेबल युवान लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो ये एक ध्यान रखने की बात ये है, एक तो कंपैरिजन टेबल की बात हो गई, दूसरी बात ये है यहाँ पर ये जो एक्ट नंबर है, जैसे IPC हमारा पहले आता है, तो IPC जो पहले आता है इसका एक्ट नंबर 45 है। IPC की जगह पे जो भारतीय न्याय संहिता है, IPC का भी 45 ही है और उसकी जगह पे जो भारतीय न्याय संहिता आई है उसका भी 45 ही है, और CRPC की जगह पे जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई है उसका एक्ट नंबर 45 के बाद में 46 और साक्ष्य अधिनियम जो आया है उसका 47। तो 45, 46 और 47 ये तीनों के एक्ट नंबर लर्न हो जाएंगे। तो तीनों का एक्ट नंबर कई बार एग्जाम में एग्जामिनर पूछ लेता है कि भारतीय न्याय संहिता का एक्ट नंबर क्या है, 45 ऑफ 2023 का अधिनियम संख्यांक 45, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अधिनियम संख्या क्या है या एक्ट नंबर क्या है, तो इसका है उससे एक ज्यादा यानी 46, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का इससे एक ज्यादा है 47। तो BNS भारतीय न्याय संहिता एक्ट नंबर 45, BNSS एक्ट नंबर 46 और BSA एक्ट नंबर 47 यानी 45, 46 और 47। भारतीय न्याय संहिता 45, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 46 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 47। ये इनके एक्ट नंबर ऐसे सीक्वेंस में याद हो जाएंगे, 45, 46, 47। ऐसे ही ये तीनों डेट, जैसे तीनों के एक्ट नंबर ऐसे लर्न करने का जो इजीली आपको लर्न हो जाएंगे, ऐसे ये तीनों की डेट भी सेम है जो आपको इजीली लर्न हो जाएगी। तीनों ही एक्ट की, भारतीय न्याय संहिता की, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की डेट ऑफ एनेक्टमेंट है 25 दिसंबर 2023 और डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन है 24 फरवरी 2024
और डेट ऑफ एनफोर्समेंट है 1 जुलाई 2024। इसको हमें ध्यान रखना है। बहुत सी बार एग्जाम में कभी एक्ट नंबर पूछ लेंगे, कभी डेट ऑफ एनेक्टमेंट पूछ ली जाती हैं, कभी डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन और कभी डेट ऑफ एनफोर्समेंट, जो अभी 1 जुलाई 2024 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के हैं तीनों एक्ट जो एनफोर्समेंट में आए 1 जुलाई 2024 को। या डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन, डेट ऑफ एनेक्टमेंट, इसको हमें हमेशा ध्यान में रखना है। और इनका एक्ट नंबर भी 45 आईपीसी की जगह जो बीएनएस आया और 46 जो सीआरपीसी की जगह पे भारतीय न्याय संहिता है, यानी ये एक्ट, और एविडेंस की जगह जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया उसका इससे एक ज़्यादा 47। तो एक्ट नंबर, डेट ऑफ एनेक्टमेंट, डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन, डेट ऑफ एनफोर्समेंट, ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। और इन तीनों ही एक्ट के कंपैरिजन टेबल न्यू और ओल्ड की इस युवान लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसका चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, प्रारंभिक। इसका नेम क्या है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। जो अभी हमने डिस्कस किया इसी के बारे में किया। एक बार देखिए, ये इसका शॉर्ट टाइटल हो गया, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, शॉर्ट टाइटल हो गया। कमेंसमेंट 1 जुलाई 2024 को कमेंसमेंट हुआ। और ये इसका एक्सटेंशन किन किन को लागू होती है, किन को लागू नहीं होती है, ये अभी हम इसके सेक्शन में अभी डिस्कस करेंगे कि ये नागालैंड में और ट्राइबल एरियाज इधर, इनको छोड़ करके बाकी सारे देश भर में लागू होती है। ये सीआरपीसी के लिए, एविडेंस के लिए, ये सारे प्रोविजंस हम डिस्कस करने वाले हैं आज के डिस्कशन में। तो ये हो गया सेक्शन 1, नेम, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। तो नेम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और कमेंसमेंट 1 जुलाई 2024। और कहाँ कहाँ लागू नहीं होगी? नागालैंड और जनजाति। अब ये ट्राइबल्स और जनजाति यानी क्या? कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के पैरा नंबर 20 में दे रखा है। और इसका चैप्टर 9, 11 और 12, इनको छोड़ करके इसके सारे प्रोविजंस इक्वली पूरे भारत में लागू होंगे। ये हमें ध्यान रखना। तो ये हो गया इसका शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट, यानी सेक्शन 1। सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी हुई है। सेक्शन 2 में ये जो हमारा चैप्टर 1 है प्रीलिमिनरी, प्रारंभिक का, इसके सेक्शन 1 हमने डिस्कस किया, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। सेक्शन 2 है डेफिनेशंस का, 2(1)A है। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 का क्लोज ए है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। यही एक जो नया टर्म है जिसके लिए हालांकि ये यूज हो रहा था कई मामलों में, जेजे के मामलों में, पॉक्सो के मामलों में, इंटरप्रेटर, एजुकेटर, इनके मामले में। तो ये जो एक नया वर्ड है वीडियो, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक, यानी दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक, ये क्या होता है? 2(1) सेक्शन BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 2(1)A देखिएगा, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स shall include use of any communication device for the purpose of video communicating, recording of process of identification, search or seizure of evidence, termination of electronic communication, and for such other purposes and by such other means as the state government may by rule provide। दृश्य श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक से अभिप्रेत है कि इसके अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजन के लिए, पहचान के लिए आदेशिकाओं को अभिलिखित करना, तलाशी, तो एक तो जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू
चाहे वो कोर्ट में पेशी हो रही हो या जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो वहाँ आएगा। सर्च किया जा रहा है वहाँ पे भी आएगा। कोई अभिग्रहण का साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारेषण और अन्य प्रयोजनों के लिए किसी संसूचना युक्ति का ऐसे अन्य साधनों के द्वारा जो राज्य नियम बना के अवधारित करे। तो अब इसमें क्या हो गया, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक, दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक में इसमें यह हो गया कि कोई भी कहीं सर्च किया जा रहा है, इवन अरेस्ट भी किया जा रहा है, जो भी चीज़ें हैं, इवन कोर्ट की प्रोसीडिंग है, सारी चीज़ें, जेल की भी जो मेन ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज और प्रोसीडिंग्स हैं, इन सब को जैसे पहले होता था कैमरा ट्रायल यानी वो होता था बंद कमरे में सुनवाई, और यहाँ पे सब चीज़ें कैमरे के सामने होंगी। ये एक नया चेंज आ जाएगा। जैसे दुनिया के बाकी देश इसको पहले से ही प्रैक्टिस में था और हमारे यहाँ पे अब 1 जुलाई से ये पुलिस के, इसीलिए इसमें जब ये नए एक्ट आए और इनको इम्प्लीमेंट करने में जो इतना टाइम लगा उसके पीछे का रीज़न यही था कि हमारे देश भर में बड़े मास लेवल पे, बड़े स्तर पे पुलिस ऑफिसर्स का ट्रेनिंग हुआ, बड़े लेवल पे जुडिशियल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हुई और बड़े लेवल पे जेल के जो अधिकारी हैं उनकी भी ट्रेनिंग हुई, ताकि इसमें कोई मिस्टेक ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में कोई चूक ना हो। क्योंकि अभी एक जगह हाई कोर्ट ने और सेशन कोर्ट ने भी ऐसे न्यूज़ में भी आया, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, कि जहां बिना रिकॉर्डिंग के वो अरेस्ट कर लाए, सीज कर लाए, तो कोर्ट ने उनको कह दिया नहीं ऐसे नहीं होगा, अब ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मस्ट है। तो ये हो गया इसका ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद में सेक्शन 21B में बेल के बारे में दे रखा है। बेल या जमानत यानी क्या? तो बेल या जमानत मीन्स है कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको कोर्ट बंद पत्र पे छोड़ सकता है, बॉन्ड विद श्योरिटी उसको छोड़ा जा सकता है, और जहां पे ऐसे इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS का जो शेड्यूल दे रखा है, शेड्यूल 1 अनुसूची 1, उसमें लिस्ट दी हुई है लास्ट में। उस लिस्ट में 6 कॉलम हैं। पहले में सेक्शंस लिखा हुआ है, सेकंड में ऑफेंस है, उसके बाद में कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, फिर बेलेबल नॉन बेलेबल, ट्राइबल बाय विच कोर्ट और कितना पनिशमेंट है, ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई है। ऑफेंस यानी सेक्शन, ऑफेंस, थर्ड कॉलम पे पनिशमेंट, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल नॉन बेलेबल और ट्राइबल बाय विच कोर्ट। तो जो ऑफेंस बेलेबल हैं, जहां बेल एज ए राइट बन जाता है या बेल का राइट बन जाता है, जिसमें कोर्ट विद या विदाउट श्योरिटी छोड़ सकता है, उन मामलों को बेल या जमानती कहा जाता है। नेक्स्ट है इसका 21C बेलेबल ऑफेंस, जमानती अपराध किसको कहते हैं? तो वही जो शेड्यूल में दे रखा है वो ऑफेंसेस जिसमें बेल दी जा सकती है वो बेलेबल ऑफेंस हो जाएंगे, और जिसमें बेल नहीं दी जा सकती वो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाएंगे। उसके बाद में है 21D बेल बॉन्ड, जमानत पत्र। तो इनको अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट एक बार देख लीजिएगा। जैसे हमने ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को डिस्कस किया, दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक को डिस्कस किया, ऐसे ही बेल मीन्स रिलीज भी देखिएगा 21 का भी। बेल मीन्स रिलीज ऑफ ए पर्सन accused of respected of communication of an offense from custody of law upon certain conditions imposed by an officer or court on execution by such person of a bond or a bail bond। जमानती से किसी अधिकारी या न्यायालय के द्वारा आरोपित कतिपय शर्तों पर किसी अपराध के कारित किए जाने के अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति के द्वारा किसी बंद पत्र या जमानत पत्र के निष्पादन पर विधि की अभिरक्षा से ऐसे व्यक्ति को छोड़ा जाना। ये हो गया 21 का B बेल। ये इनको मैंने आपको समझा दिया, डिस्कस कर लिया, फिर भी मैं अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट इसका लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एक बार समझा देता हूँ। 21 का C है बेलेबल ऑफेंस यानी क्या, जो शेड्यूल में दिया हुआ है फर्स्ट शेड्यूल में। 21 का C भी यही कहता है बेलेबल ऑफेंस मीन्स ऑफेंस विच इज शोवन एज बेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल, जो फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल के रूप में बताया गया है, विच मेड बेलेबल अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस।
जमानतीय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो इसी के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रथम सूची में जमानतीय के रूप में दिखाया गया है, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा जमानतीय बनाया गया है और अजमानतीय अपराध से इनके अलावा जो ऑफेंस हैं वो होंगे। इसके 2(1) के डी में दिया हुआ बेल बॉन्ड जमानत पत्र यानी क्या? मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज ऑफ श्योरिटी। बंद पत्र यानी प्रतिभू के साथ छोड़े जाने के लिए वचन पत्र अभिप्रेत है। जब किसी व्यक्ति को बेल पे छोड़ा जाता है उस मामले में उससे बॉन्ड भरवाया जाता है विद श्योरिटी, ये बेल बॉन्ड कहलाता है। ऐसा 2(1) का ई है बॉन्ड या बंद पत्र यानी क्या है? बॉन्ड मीन्स ए पर्सनल बॉन्ड और एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी। बंद पत्र से प्रतिभू के बिना छोड़े जाने के लिए कोई व्यक्तिक बंद पत्र या वचन बंद अभिप्रेत है। ये हो गया हमारा सेक्शन 2(1) का ए, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, और 2(1) का बी है बेल या जमानती, 2(1) का सी है बेलेबल ऑफेंस जमानतीय अपराध, और सेक्शन 2(1) का डी है बेल बॉन्ड यानी इसका जमानत पत्र, बेल बॉन्ड जमानत पत्र। 2(1) का बेल बॉन्ड है जमानत पत्र और 2 का ई है बंद पत्र। बंद पत्र यानी किसको कहा गया है, तो ये हमने यहां तक का डिस्कशन किया। उसके बाद में सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 का एफ है चार्ज। तो चार्ज के जो फॉर्म है, चार्ज के फॉर्म ये शेड्यूल 2 में समन, वारंट, चार्ज, इनके फॉर्म हमें उधर देखने को मिलते हैं। यानी चार्ज कोर्ट में, कोर्ट जिस ऑफेंस का किसी व्यक्ति पे चार्ज लगाएगा उस पे साइन सील सब होगा और कोर्ट उसको चेतावनी देगा, वार्निंग देगा कि अगर आप इनको जो आप पे चार्ज लगाए गए हैं इनको आप एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो ये आपके खिलाफ एविडेंस में काम में लिया जा सकता है, उसको चेतावनी देगा। उसके बाद में व्यक्ति चाहे हाँ करे या ना करे, कोर्ट उसमें इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन की जो सारी प्रोसीडिंग होने के बाद में फिर उसको विटनेस में लेगा। सिर्फ मात्र और मात्र उसने चारों चार्ज के आधार पे भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोर्ट है उसको बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में ही सजा करता है, बाकी पूरा प्रोसेस फॉलो होता है उसके बाद में ही। तो चार्ज यानी क्या? चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज कंटेन मोर हेड देन 1। जो चार्ज की हम उधर शेड्यूल में देखेंगे तो एक से ज़्यादा शीर्षक के चार्ज भी होते हैं। चार्ज जैसे किसी ने चोरी की है तो उसको ये सुनाया जाएगा और समझाया जाएगा और बताया जाएगा कि आपने इस दिन इस जगह पे इनके घर पे ये अपराध किया और इस थेफ्ट का मतलब ये होता है और इस सेक्शन में ये ऑफेंस किया। तो ऐसे व्यक्ति को बताया जाएगा क्या आप आपके अपराध को स्वीकार करते हैं। अगर आप हाँ करेंगे तो आपके खिलाफ साक्ष्य में काम में लिया जाएगा, और आप ना करते हैं और इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं तो कोर्ट उसका आदेश देगा और फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा। ये है चार्ज। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा चैप्टर आगे है। 2(1) का जी है कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध। कॉग्निजेबल ऑफेंस किसको कहते हैं? संज्ञेय अपराध यानी क्या, कौन से अपराध हैं जिनको संज्ञेय अपराध कहेंगे? ये देखिएगा, संज्ञेय अपराध मीन्स है cognizable offense means an offense for which, and cognizable case means a case which a police officer may, in accordance with the first schedule and under any other law for the time being, enforce arrest without warrant। ऐसे मामले cognizable या संज्ञेय अपराध यानी ऐसे मामले जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी को अरेस्ट कर सकता हो, ये कॉग्निजेबल केसेस। कंप्लेंट यानी परिवाद 2(1) के एच में परिवाद या कंप्लेंट के बारे में बताया गया है। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ऑरली और इन राइटिंग टू ए मजिस्ट्रेट, यानी जैसे मामला, कोई भी मामला, कोई घटना हुई, वो घटना कोर्ट में कैसे जाती है, तो वो घटना कोर्ट में
बाई पुलिस रिपोर्ट पे, या कोर्ट में कैसे जाएगी? या पार्टी अगर खुद कोर्ट या तो बाई पुलिस यानी पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में फाइनल रिपोर्ट भेजेगी, या पार्टी कंप्लेंट में कोर्ट में आ जाए, और थर्ड है सो मोटो कॉग्निजेंस। तो यहां पर अब देखिएगा, इसमें कंप्लेंट जिन मामलों में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद में वो फाइनली रिपोर्ट कोर्ट को दी, ऐसा नहीं हुआ, यानी पुलिस सुन नहीं रही है, पार्टी को कोई सपोर्ट नहीं कर रही है, तो पार्टी यहाँ पे डायरेक्ट कोर्ट में जाके कंप्लेंट कर सकती है। उसके बाद में जो प्रोसेस चलेगा वो इंक्वायरी कहलाएगा, कोर्ट के आदेश से होगा, और पहले किसी कॉग्निजेबल केस में पुलिस ऐसा करके लाएगी, वो इन्वेस्टिगेशन कहलाएगा। अभी आगे ये वर्ड्स भी, ये टर्म भी हम डिस्कस करेंगे। तो कंप्लेंट मीन्स एनी allegation made orally or in writing to a magistrate with a view of his taking action under this Sanhita that some person, whether known or unknown, has committed an offense but does not include a police report. परिवाद के अधीन मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप से उससे किया गया अभिकथन अभिप्रेत है। यदि कोई व्यक्ति जिसने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात हो, अपराध किया है, किंतु इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है, अगर पुलिस रिपोर्ट होगी तो वो पुलिस वाला कंप्लेनेंट और वो रिपोर्ट कंप्लेंट कहलाएगी, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में 2(1) का आई है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना यानी क्या? 2(1) के आई में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटन, verbal or pictorial information or video, content transmitted or transferred, whether from one person to another or from one device to another, or from a person to a device, or from a device to a person by means of an electronic device including a telephone, mobile phone, or other wireless telecommunication device, or computer, audio video player, or camera, or any other electronic device or electronic form as may be specified by notification by the central government. इलेक्ट्रॉनिक संसूचना से इलेक्ट्रॉनिक युक्त इसके अंतर्गत टेलीफोन, मोबाइल या अन्य बेतार दूर संचार युक्ति या कंप्यूटर या दृश्य श्रव्य प्लेयर या कैमरा या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप जो केंद्रीय सरकार के द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए शामिल है, द्वारा किसी लिखित, मौखिक, सचित्र सूचना या वीडियो अंतर्वस्तु की संसूचना अभिप्रेत है, जिसे चाहे किसी एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति को या एक व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति को या किसी व्यक्ति के किसी युक्ति को या किसी युक्ति से किसी व्यक्ति को पारित किया जाए, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गया, जैसे हम ईमेल भेजते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं, कोई डाटा शेयर करते हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद में 2(1) का जे है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट यानी ऐसा कुछ, हाई कोर्ट यानी जो कंसर्निंग कोर्ट है, इस हाई कोर्ट मीन्स है जो उस जगह का रिलेटेड कोर्ट है। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण। 2(1) का के है इंक्वायरी, जांच। इंक्वायरी कब होगी? मजिस्ट्रेट और कोर्ट के आदेश दिए जाने के बाद में होगी, वो इंक्वायरी है। और कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस के द्वारा बिना कोर्ट के आदेश के जो एविडेंस कलेक्शन के लिए जो किया जाता है वो है इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण। एक बार इन दोनों टर्म्स को देख लीजिएगा। सेक्शन 2(1) के इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस संहिता बाय ए मजिस्ट्रेट और कोर्ट। जांच से, विचारण से भिन्न किसी प्रत्येक जांच अभिप्रेत है जो इस संहिता के अधीन किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाए। और इन्वेस्टिगेशन में है
प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस ए पुलिस ऑफिसर, यहाँ पे कोर्ट के आदेश के बिना है। अन्वेषण के अंतर्गत वो सारी कार्रवाइयाँ आती हैं जो पुलिस अधिकारी या किसी ऐसे व्यक्ति मजिस्ट्रेट से भिन्न के द्वारा नामित। तो ये सिंपल सा इतना सा समझना है। ऐसे मामले पहले यहाँ से 2(1) का L समझ लो। ऐसे मामले जिनमें कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, पुलिस ऑफिसर बिना कोर्ट के या मजिस्ट्रेट के आदेश के एविडेंस कलेक्शन के लिए जो कार्य कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन और अन्वेषण। और जो कोर्ट के आदेश से किया जा रहा है वो है इंक्वायरी। 2(1) L के बाद में 2(1) का M है जुडिशियल प्रोसीडिंग। 2(1) का M है जुडिशियल प्रोसीडिंग, न्यायिक कार्रवाई। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 2(1) का M है जुडिशियल प्रोसीडिंग, यानी जो हमारी कोर्ट की कार्रवाइयां होती हैं, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग। includes any proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken on oath। न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत ऐसी कार्रवाइयां हैं जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जा सकेगा, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग, न्यायिक कार्रवाई। सेक्शन 2(1) का N है लोकल ज्यूरिस्डिक्शन। लोकल ज्यूरिस्डिक्शन यानी ये ज्यूरिस्डिक्शन में लोकल ज्यूरिस्डिक्शन, पुलिस थाने का भी अपना लोकल ज्यूरिस्डिक्शन है, कोर्ट का अपना लोकल ज्यूरिस्डिक्शन है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है उनका अपना, वो पूरा डिस्ट्रिक्ट उनका लोकल ज्यूरिस्डिक्शन है। हाई कोर्ट है जिस स्टेट के लिए है या जिन स्टेट्स या जिन स्टेट और यूटी के लिए, वो सारा उसका लोकल ज्यूरिस्डिक्शन। तो ऐसा लोकल ज्यूरिस्डिक्शन जिसमें पुलिस ऑफिसर अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसके एरिया में है, कोर्ट कार्रवाई कर रहा है, कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन में वो है, दैट इज कॉल्ड लोकल ज्यूरिस्डिक्शन। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध, ऐसे ऑफेंसेस जिनमें पुलिस ऑफिसर बिना कोर्ट के आदेश के इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, जिसको हम इंक्वायरी कहते हैं, अभी हमने डिस्कस किया। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजेबल केसेस मीन्स केसेस पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता। नॉन कॉग्निजेबल या असंज्ञेय मामले में पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता, जबकि कॉग्निजेबल में अरेस्ट भी कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है। उसके बाद में नोटिफिकेशन, अधिसूचना। तो जो नोटिफिकेशन इसमें कोई चेंज करना हो या हाई कोर्ट ने कोई दिया हो, क्योंकि ये हमारा, चाहे हमारा भारतीय न्याय संहिता हो या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों में ही ये लॉ हमारे जो भी हैं, चाहे फैमिली लॉ जो हो, चाहे हमारा CPC हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, सारे के सारे हमारे लॉ हैं, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल का 3rd लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, 3rd लिस्ट के। भारतीय न्याय संहिता कॉन्करेंट लिस्ट का नंबर 1 एंट्री है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नंबर 2 एंट्री है, और एविडेंस 12 नंबर एंट्री है, यानी साक्ष्य अधिनियम। तो ऐसा नोटिफिकेशन हाई कोर्ट ने कोई आदेश दिया, किसी नियम में कोई चेंज करना है, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन इन पब्लिक डोमेन, दैट इज कॉल्ड नोटिफिकेशन। उसके बाद में 2(1)Q है ऑफेंस, अपराध किसको कहा गया है। ऑफेंस यहां पर अपराध से कोई भी एक्ट और ओमिशन, ऐसा एक्ट करना जो ऑफेंस की कैटेगरी में आता है और ऐसा ओमिशन करना जो उसको ओबे करना उसकी ड्यूटी था, तो ऐसे एक्ट प्लस ओमिशन इज इक्वल टू एन ऑफेंस। 2(1) का R है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, ऐसा अधिकारी जो पुलिस थाने का इंचार्ज है और उसी पे उस थाने का बाकी के सारे उनके सबऑर्डिनेट्स उनके अंडर में काम करते हैं, ऐसा व्यक्ति पुलिस थाने का इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कहलाता है। उसके बाद में प्लेस, प्लेस या स्थान में क्या है, वो रहने की कोई भी ऐसी जगह, चाहे वो घर हो, कोई तंबू, कोई टेंट, कोई ऐसा
जलयान जो मानव के निवास के लिए काम में लिया जाता हो, दैट इज कॉल्ड प्लेस, इंक्लूड्स हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल और वेसल। ये सारी चीजें प्लेस में आ जाएंगी। 2(1)T में पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट यानी क्या? 2(1) के T में है पुलिस रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय ए पुलिस ऑफिसर टू ए मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ 193। अभी हमने डिस्कस किया कि मामले कोर्ट में कैसे जाते हैं, ऑन पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट और स्व मोटो कॉग्निजेंस के थ्रू। तो ये हमने यहाँ पे देखा कि पुलिस रिपोर्ट यानी क्या? पुलिस वाले जो कॉग्निजेबल केसेस हैं, संज्ञेय मामले हैं, उनमें इन्वेस्टिगेशन करके और रिपोर्ट कोर्ट को भेजेंगे अंडर सेक्शन 193 सबसेक्शन 3 में, अंडर सेक्शन 193 सबसेक्शन 3 भारतीय न्याय संहिता में। तो वो होगा पुलिस रिपोर्ट। पुलिस स्टेशन ऐसी जगह जहां पे पुलिस वाले, कोई भी स्थान पुलिस स्टेशन हो सकता है। आज जो बहुत सारी पुलिस की चौकियां हैं, हो सकता है इन फ्यूचर उनको पुलिस स्टेशन का दर्जा दे दिया जाए। तो ऐसी जगह को पुलिस स्टेशन कहा गया है। इसका भी अपना एक लोकल ज्यूरिस्डिक्शन होता है पुलिस थाने का। ये स्टेट गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर करेगी कि पुलिस स्टेशन यानी क्या। पुलिस स्टेशन या पुलिस थाना के बाद में है 2(1)V पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक। पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कौन? पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसके सेक्शन 18 में, धारा 18 में अपॉइंट किया जाता है ऐसा व्यक्ति, यानी मामले को कोर्ट में जो सबसे पहले प्रोसीड करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो स्टेट की तरफ से मामले की पैरवी करता है। और क्रिमिनल मैटर में हमेशा विक्टिम होता है, उसकी तरफ से स्टेट पैरवी करता है, क्योंकि विक्टिम को और तो कोई क्रिमिनल डरा धमका सकता है, लेकिन कोई स्टेट को डरा दे, धमका दे, इतनी किसी की हैसियत नहीं है, औकात भी नहीं है। तो ऐसा पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18, जो धारा 18 में अपॉइंट किया जाता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, एंड इंक्लूड एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। लोक अभियोजक धारा 18 के दिन नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के दिन कार्य करने वाला व्यक्ति भी आता है। यानी कई बार ये जो इनको हम बोलचाल में या शॉर्ट फॉर्म में पीपी कहते हैं, अभी अपॉइंट किए जा रहे हैं अपने स्टेट ऑफ राजस्थान में, क्योंकि अभी हमारी कुछ समय पहले स्टेट गवर्नमेंट चेंज हुई है। तो सबसे पहले तो एडवोकेट जनरल यानी एजी, इनको चेंज किया, फिर AAG ये बनाए गए। जोधपुर हाई कोर्ट मेन जो हमारी है और जयपुर बेंच के लिए, दोनों जगह के लिए, जयपुर जोधपुर पीठ और जयपुर खंडपीठ के लिए AAG यानी असिस्टेंट एडवोकेट जनरल अपॉइंट किया गया। और अब ये इन दिनों पीपी का अपॉइंटमेंट चल रहा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो सेक्शन 18 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अपॉइंट किए जाते हैं। उसके बाद में सब डिवीजन 2(1)W में सब डिवीजन, सब डिवीजन यानी एक डिस्ट्रिक्ट में उसके नीचे सब डिवीजन, उसके नीचे तहसील, ऐसे एक हमारा हायरार्की रहता है। फिर है समन केसेस, ऐसे मामले जो समन केसेस हैं 2(1) के एक्ट में इनको डिफाइन किया गया है। समन केसेस मीन्स ए केसेस और एन ऑफेंस इज नॉट बीइंग वारंट केसेस, यानी जो वारंट केसेस नहीं है वो समन केसेस, और वारंट केसेस हैं वो समन नहीं। ये ऐसा इसमें देर का, इनको भी समन केसेस कौन कौन से हैं, वारंट केसेस कौन कौन से हैं, समन ट्रायल क्या है, वारंट ट्रायल क्या है, ये सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के इन क्लॉजेस में इसके उन वर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं जो इस एक्ट में बार बार हमारे लिए यूजफुल हैं, बार बार हमारे काम आएंगे, सामने आएंगे, जिनको हमें देखना है। उसके बाद में विक्टिम है 2(1)Y में, विक्टिम यानी जो जिनके साथ में ऑफेंस हुआ है, एग्जीक्यूट पार्टी जिसको हम कहते हैं। और वारंट मामला यानी कौन सा? 2(1) के Z में है। वारंट केसेस मीन्स रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ
और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 years। वारंट मामलों से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु या आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की सजा तक के कोई मामले होंगे, ऐसे सारे मामले वारंट मामले कहलाएंगे, वारंट मामले कहलाएंगे। ये है हमारा सेक्शन 21A to Z। उसके बाद में सेक्शन 2 का सबसेक्शन 2 दे दिया और इसमें कह दिया कि ये जो हमने डेफिनेशन डिस्कस की है ये वाली सारी, यहाँ से लेकर के 21A से लेकर के और 21Z तक ये जो हमने डेफिनेशंस डिस्कस की हैं, इनमें अगर किसी वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है तो उस वर्ड का मीनिंग अगर आईटी एक्ट में है 2000 के में, या भारतीय न्याय संहिता में है 2023 में, और या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी अगर दे रखा तो इसमें स्पेशली मेंशन है कि ऐसे शब्द और पद जो इसमें प्रयुक्त नहीं हुए हैं फ्रॉम A to Z सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में, ऐसे आईटी एक्ट में या भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित हैं, तो इनका भी वो ही अर्थ होगा। और संहिता में का मतलब है भारतीय न्याय संहिता में। तो इन तीनों में अगर किसी वर्ड को डिफाइन यहाँ पे सेक्शन 21A to Z में नहीं किया गया, अगर वो आईपीसी में है यानी अभी वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता में है, या आईटी एक्ट में है और साक्ष्य अधिनियम में है, या किसी और एक्ट में, तो उनका भी वही मीनिंग माना जाएगा। ये ऐसा सेक्शन 2 के सबसेक्शन 2 के देने से ये काफ़ी वाइड एरिया कवर करता है। जो डेफिनेशन पोर्शन का है ये फ्रॉम सेक्शन 2 पूरा का पूरा सेक्शन 2 डेफिनेशंस से परिभाषाओं से संबंधित है। इसका 21A to Z हमने डिस्कस किया और सेक्शन 2 का सबसेक्शन 2 भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद में सेक्शन 3 है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस, निर्देशों का अर्थ लगाना। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस या निर्देशों का अर्थ लगाना, यानी इसमें जो रेफरेंसेस दिए गए हैं इनका मतलब है जहाँ पे मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग हुआ है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और एक बार इसको कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस को देख लीजिएगा। आप लोग जब भी डिस्कस करें, जब भी ये क्लासेस देखें, तो एक काम आप जरूर करिएगा, आप अपने साथ में बुक या बैरेक्ट जरूर लेकर के बैठना, क्योंकि ऐसे तो वीडियो आप देखते जाएंगे और पूरा हो जाएगा, उसके बाद समझ में आएगा नहीं, सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। इससे बेटर यही है बुक या बैरेक्ट होने से साथ के साथ अंडरलाइन करते चलिए। और हमें लॉ में एक चीज़ ध्यान रखनी है, लॉ में जो हमारे जुडिशरी के सिलेबस में है, और हमने चाहे BLLB किया हो या LLB 3 ईयर किया हो या BLLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो, कोई सा भी किया हो, उन सब में हमने एक सब्जेक्ट को पढ़ा है सभी ने, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। उसमें एक दिया हुआ है स्टैट्यूट शुड बी रीड एज ए होल, और वहाँ पे दिया हुआ है कि सब्जेक्ट वाइज, तो हमारे सब्जेक्ट का नाम है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, और चैप्टर यानी सब्जेक्ट हमारे ध्यान में रखना ही रखना है, चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज और वर्ड बाय वर्ड हमें डिस्कशन करना है। इसलिए आप अपने पास में जब भी क्लास में बैठें, आप 4 चीजें लेके बैठें, कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और इनके अलावा कोई सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वो सब्जेक्ट, तो ये 4-5 बुक इनके और बैरेक्ट आपके पास में होने चाहिए। वरना क्या, इतना स्वभाव से हम इतने आलसी हो जाते हैं कि उठ कर के लेना हो तो उठ के तो हम पानी पीने का गिलास भी उठा के पानी पी लें, इतनी भी जहमत नहीं उठाते हैं, इतनी सी तकलीफ नहीं उठाते हैं, तो उठा के बुक ले लेंगे और दे दिया कि इनमें इनका मीनिंग दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो जब तक देखेंगे नहीं, क्योंकि एक बार सुनी हुई, एक बार पढ़ी हुई और एक बार आंखों से देखी हुई चीज़ हमारी काफ़ी लंबे समय तक मेमोरी में रह जाती है। इसलिए इस चीज़ को हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस यानी क्या, इसको आप देखिएगा।
unless the context otherwise requires any reference in any law to a magistrate without any qualifying words, magistrate of first class or magistrate of the second class shall, in relation to any area, be considered as a reference to judicial magistrate of first class or judicial magistrate of second class, as the case may be, exercising jurisdiction of such area. इस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो किसी विधि में किसी क्षेत्र के संबंध में किसी मजिस्ट्रेट बिना किसी विशिष्ट शब्दों के प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति किसी निर्देश का ऐसे क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले यथास्थिति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग के प्रति निर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा। रेफरेंस यानी जहां मजिस्ट्रेट शब्द आया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास, ये ध्यान में रखना। और इसका सबसेक्शन 2 है, इसमें प्रोविजन किया गया कि व्हेन अंडर एनी लॉ अदर देन दिस संहिता the functions exercisable by magistrates related matters, तो ऐसे कौन कौन से मामले होंगे इसमें ए में और बी में बता रखा। सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 के क्लॉज ए को देखिएगा, which involves the appreciation or shifting of evidence of formulation of any decision which exposes any person to any punishment or penalty or detention of in custody pending investigation, inquiry or trial, or would have the effect of sending him or trial before any court, they shall, subject to the provisions of this संहिता, be exercisable by judicial magistrate। जिनमें साक्ष्य का मूल्यांकन या छानबीन या कोई ऐसा विनिश्चय करना अंतर्विलित है जिससे किसी व्यक्ति को किसी दंड या शास्ति की या अन्वेषण या जांच या विचारण के लंबित रहने तक अभिरक्षा में निरोध की आशंका में डालता हो, जिसका प्रभाव उसे किसी न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजना होगा, वहां वे कृत्य संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किए जाएंगे। यानी यहां मजिस्ट्रेट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। बी है ए में जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बी विच आर एडमिनिस्ट्रेटिव, तो दोनों मजिस्ट्रेट हैं, ए में जुडिशियल मजिस्ट्रेट और बी में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। बी देखिएगा, विच आर एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव इन नेचर सच एज ग्रांटिंग ऑफ ए लाइसेंस, द सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, सैंक्शनिंग ए प्रोसिक्यूशन or withdrawing from prosecution, they shall subject to the provisions of clause A to exercisable by an executive magistrate। तो सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 है, उसका क्लोज A बात कर रहा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की और B एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करता है कि जो प्रशासनिक या कार्यपालक प्रकार के कार्य हैं, जैसे अनुज्ञप्ति या अनुज्ञान या अनुदान या अनुज्ञप्ति का निलंबन करना, रद्द किया जाना, अभियोजन की मंजूरी या अभियोजन वापस लेने, या जहां वे खंड के उपबंधों के अधीन रहते हुए हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट से किया जाएगा। तो इसमें रेफरेंस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये हमने इनके बारे में रेफरेंस होगा, ये हमने डिस्कस किया। सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 ट्रायल ऑफ ऑफेंसेज अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 एंड अदर लॉज, भारतीय न्याय संहिता 2023 और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण किया जाना। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1, एन ऑफेंस अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023 शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड इनटू, tried and otherwise dealt with according to the provisions hereinafter contained। भारतीय न्याय संहिता 2023 और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन सभी अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्रवाइयां इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएंगी। यानी भारतीय न्याय संहिता में होने वाले सारे इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, वो सारी चीजें अब इस एक्ट के अनुसार की जाएगी, ये ध्यान में रहे।
और सबसेक्शन 2 है सेक्शन 4 का, ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ shall be investigated, inquired into, tried or other dealt with accordance to the same provisions, but subject to any enactment for the time being in force regulating the manner of, place of investigation, inquiry into, trying or otherwise dealing with such offense। किसी अन्य विधि के अधीन सभी अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उसके संबंध में अन्य कार्रवाइयां इन्हीं उपबंधों के अनुसार, किंतु अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और अन्य कार्रवाई रीति या स्थान का विनियमन करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रहते हुए की जाएंगी। इसमें दोनों बातें कही गई हैं सेक्शन 4 में कि इसमें होने वाले सारे इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल इसके अकॉर्डिंग होंगे, और कोई दूसरे लॉ हैं जैसे जे है, पोक्सो है, तो उनके अकॉर्डिंग होंगे। ये प्रोसेस भी लग सकता है और अदर स्टेट्यूट्स का, अदर लॉज का भी प्रोसेस लग सकता है। ये सेक्शन 4 में डिस्कस किया। सेविंग्स, इसका सेक्शन 5 है। सेविंग या व्यावर्ती, नथिंग कंटेंट इन दिस संहिता शैल इन द एब्सेंस ऑफ a specific provision to the contrary affect any special or local law for the time being in force, or any special jurisdiction or power conferred, or any special form of procedure prescribed by any other law for the time being in force। तत्प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में इस संहिता की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विशेष या स्थानीय विधि या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति या विहित प्रक्रिया के किसी विशेष रूप से प्रभाव नहीं डालेगी। जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना, स्टार्टिंग में ये कहाँ लागू होती है, तो ऐसे मामले जिनमें स्पेशल लॉ और लोकल लॉ लगते हैं उन पे इसका इफेक्ट नहीं आएगा। यही बात हम भारतीय न्याय संहिता में भी डिस्कस करते हैं, और जो उसमें प्रोविज़न किया गया उसी का प्रोसेस यहाँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बताया गया है। तो इसमें कहा गया सेविंग्स में कि जो लोकल लॉज और स्पेशल लॉज हैं इस पे इसका इफेक्ट उन पे नहीं जाएगा। इसका रीज़न है क्योंकि हमारी भारतीय न्याय संहिता हो या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो या भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो, ये हमारे जनरल लॉ हैं। जो हमारे स्पेशल और लोकल लॉज हैं उन पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था एनफोर्समेंट की, ये कहाँ कहाँ लागू होती है, कमेंसमेंट, एनफोर्समेंट, और कहाँ लागू नहीं होती। तो उसमें ट्राइबल एरियाज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के पैरा 20 में दिए हुए हैं ऐसे, या नागालैंड का ट्राइबल एरिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के पैरा 20 में दे रखे हैं, यानी जहाँ पे लोकल लॉज और स्पेशल लॉ प्रिवेल करेंगे, जैसे जहाँ पे SC/ST का एक्ट है, PCP/NDT एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, ये सब लगेंगे, तो उसमें इन स्पेशल लॉ जहाँ लगता है वहाँ पे BNS और BNSS और BSA इनका इफेक्ट उनको नहीं दिया जाता, क्योंकि वो स्पेशली उन्हीं मैटर्स को डील करने के लिए बनाए गए हैं। ये हमने इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का चैप्टर 1 फ्रॉम सेक्शन 1 to 5 हमने इसको डिस्कस किया। इसमें से कोई भी बात आप में से किन्हीं को समझ में नहीं आई हो, या कोई बात आप में से कोई भी इसके बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप युवान लॉ इंस्टीट्यूट का कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है 8306969794, 8306969794 पे कॉल करके पूछ सकते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और CRPC, भारतीय न्याय संहिता और IPC, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों ही न्यू और ओल्ड लॉज की, क्रिमिनल लॉज की कंपैरेटिव टेबल भी युवान लॉ इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पे अवेलेबल है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप में से कोई भी बात जानना चाहते हैं और कोई गाइडेंस चाहते हैं इनमें से किसी के बारे में भी, तो आप युवान लॉ इंस्टीट्यूट 8306969794 पे 8306969794 पे कॉल या व्हाट्सएप करके, या आप पर्सनली विजिट करके कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। नमस्कार।